नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोहिंटन मिस्ट्री की ऑफ फाइनेंस बैलेंस। ये एक ऐसी किताब है जो 1970 के दशक में कि भारत का एक जीता जागता और दर्दनाक आईना है। यह कहानी इमरजेंसी के उस दौर की है जिसने हमारे करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर बात करें इस किताब में कुल चैप्टर्स की तो वो 16 हैं। हम इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि आप हर किरदार के दर्द और संघर्ष को महसूस कर सकें। पार्ट वन को हम अजनबियों का मिलना और अतीत के जख्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसके मुख्य किरदार होंगे दीना दलाल, ईश्वर, ओम प्रकाश और मानिक कोहली के बैकग्राउंड में, और उनके मजबूरी को समझेंगे जो उन्हें एक छोटे से फ्लैट में सांस ले आती है। पार्ट 2 होगा एक छत के नीचे संघर्ष और दोस्ती। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के 4 लोग गरीबी और सामाजिक दबाव के बीच एक दूसरे में अपने परिवार को ढूंढते हैं। पार्ट 3 में इमरजेंसी का कहर और टूटते सपने। इस पार्ट में सबसे भारी यह पार्ट जो है सबसे भारी होगा, जहां नसबंदी जो कि फोर्सफुली था, झुग्गियों को तोड़ने और पुलिसिया जुल्म का असली चेहरा सामने आएगा। पार्ट 4 जो कि आखिरी होगा, ये कहानी का अंत है इस पार्ट में, और 1984 का वो दौर जहां हम देखेंगे कि आखिरकार इन जिंदगियों का क्या हुआ और क्या वो फाइन बैलेंस बना रहा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अजनबी ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कहानी शुरू होती है 1975 में। भारत में इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है। ट्रेन के एक डिब्बे में 3 लोग बैठे हैं, ईश्वर, उनका भतीजा ओम प्रकाश और एक जवान कॉलेज स्टूडेंट मानिक कोहली। पर सच कहूं तो ये सिर्फ एक सफ़र नहीं है, ये अपनी अपनी तकलीफ़ों से भागने की एक कोशिश है। ये तीनों एक ही पते पर जा रहे हैं, दीना दलाल के घर। दीना एक विधवा है जो अपनी आज़ादी बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इनके आज की बात करें, हमें इनके उस अतीत में जाना होगा जिसने इनके रूह पर गहरे जख्म छोड़े हैं। आखिर क्यों ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस भीड़ भाड़ वाले शहर की एक छोटी सी खोली में रहने को मजबूर हुए। चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं दीना दयाल की जिंदगी से। दीना की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि आज़ादी कितनी महंगी चीज़ हो सकती है। दीना एक पारसी परिवार से थी, लेकिन उसके पिता की जल्दी मौत ने उसे उसके भाई नुस्वान के रहमो करम पर छोड़ दिया। नुस्वान उसे एक नौकरानी की तरह समझता था, चाहता था कि वो बस शादी करके विदा हो जाए। लेकिन दीना के सपने अलग थे। उसने रुस्तम दलाल से प्यार किया और शादी की, और कुछ सालों के लिए उसे लगा कि वो आज़ाद है, पर किस्मत को ये मंजूर न था। एक एक्सीडेंट में रुस्तम की मौत हो गई और दीना फिर से उसी अंधेरे में आ गई। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो भाई के घर जाकर उसकी गुलामी करे या खुद के दम पर जिए। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो अपने पति के पुराने फ्लैट में रहती है और गुजारे के लिए सिलाई का काम शुरू करती है। उसे 2 दर्जियों की ज़रूरत है और एक पेइंग गेस्ट की, ताकि वो किराया भर सके। और यहीं से ईश्वर, ओम और मानिक उसकी ज़िंदगी में एंट्री लेते हैं। लेकिन दीना को नहीं पता था कि ये अजनबी उसके लिए सिर्फ ज़रूरत नहीं, बल्कि एक नया परिवार बनने वाले हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको सोने ना दे। ईश्वर और ओम प्रकाश उस तबके से आते हैं जिन्हें समाज अछूत कहता है। ईश्वर के पिता दुखिया ने देखा था कि कैसे उनके पुरखों को जातिवाद के नाम पर जानवरों से भी बदतर रखा गया। दुखिया ने एक साहसी फैसला किया।
उसने अपने बेटों की सिलाई सीखने के लिए शहर भेजा ताकि वो चमार की पहचान छोड़कर दर्जी बन सके। पर भाई, समाज को बदलाव हजम नहीं हुआ। जब ईश्वर और उसके भाई वापस गांव आए तो ऊंची जात के ठाकुरों ने उसे अपनी तौहीन समझा। एक छोटी सी बात पर ईश्वर के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया। सिर्फ ईश्वर और ओम बचे, क्योंकि वो उस वक्त गांव में नहीं थे। सोचिए, उस ओम के मन में क्या बीत रही होगी जिसने अपने पूरे परिवार की राख देखी। ईश्वर उसे लेकर शहर भाग आता है। उसके पास न रहने की जगह है, न खाने के पैसे, बस एक हुनर है, सिलाई। वो शहर की सड़कों पर सो रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, और इसी बीच उन्हें पता चलता है दीना दलाल के बारे में। उसके लिए दीना का घर सिर्फ एक काम की जगह नहीं, बल्कि मौत के मुंह से बचने का रास्ता था। इन सबके बीच एक और किरदार है, मानक कोहली। मानक पहाड़ों से आया है, जहां उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी, पर एक सीधा साधा लड़का है जिसे अपने माता पिता ने बेहतर भविष्य के लिए शहर पढ़ने के लिए भेजा है। मानक को शहर से नफरत है। उसे यहाँ की भीड़, गंदगी और लोगों की बेरुखी बहुत ही डरा देती है। वो दीना के घर एक पेइंग गेस्ट बनकर आता है। शुरू शुरू में उसे दीना बहुत सख्त और अजीब लगती है, और ईश्वर ओम के साथ बैठने में भी उसे हिचकिचाहट होती है। पर जैसे जैसे वो उनकी कहानियां सुनता है, उसे समझ आता है कि दुख की कोई जाति नहीं होती। मानक उस घर का वो हिस्सा है जो हमें मासूमियत की नजरे से उस क्रूर दुनिया को दिखाता है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने देखा कैसे चार अलग अलग दिशाओं से आए लोग एक ही छत के नीचे आ गए हैं। दीना को दर्जी मिल गए, ईश्वर और ओम को काम मिल गया, और मानक को एक रहने की जगह। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। बाहर इमरजेंसी का साया गहरा होता जा रहा है। संजय गांधी के नसबंदी प्रोग्राम और गरीबी हटाओ के नाम पर गरीबों को ही हटाने की साजिश शुरू हो चुकी है। क्या ये चारों उस तूफान को झेल पाएंगे? क्या दीना अपनी आज़ादी और अपने फ्लैट को बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऊंची जाति का वो जहर ईश्वर और ओम का पीछा यहाँ भी करेगा? अब एक कहानी ऑफ फाइन बैलेंस पार्ट 2 उस नाजुक संतुलन के बारे में है जो ये चारों मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 1970 के दशक की उन गलियों में फिर चलते हैं जहां गरीबी के बीच भी एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। दोस्तों, जब ये चारों एक साथ रहना शुरू करते हैं तो माहौल वैसा नहीं है जैसा हम उम्मीद करते हैं। शुरू में दीना के मन में क्लास डिवाइड बहुत गहरा था। वो ईश्वर और ओम को सिर्फ दर्जी समझती थी, इंसान नहीं। वो उनके लिए कप और थालियां अलग रखती थी, उन्हें रसोई के अंदर कदम भी नहीं रखने देते थे। उसे डर था कि अगर वो उनके साथ ज़्यादा घुलेगी मिलेगी तो उसका कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। दीना को अपनी उस आज़ादी का बड़ा घमंड था जिसे उसने बड़ा मुश्किल से कमाया था, और उसे लगता था कि इन दर्जियों को उनकी जगह पर रखना ही सही है। उधर ईश्वर और ओम के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने पूरी जिंदगी तिरस्कार ही तो सहा था। लेकिन ओम, जो जवान था और गर्म खून का था, उसे दीना की ये अकड़ पसंद नहीं आती थी। उसे बुरा लगता था जब दीना उनसे खिड़की के बाहर से बात करती थी। मानक, जो एक अमीर और शांत बैकग्राउंड से आया था, उस सबके बीच फंसा हुआ महसूस करता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये दूरियां क्यों हैं। मानक अक्सर ईश्वर और ओम के पास जाकर बैठ जाता था, उनकी सिलाई देखता और उनसे बातें करने की कोशिश करता। यहीं से एक दीवार में पहली दरार पड़नी शुरू हुई। मानक ने महसूस किया कि ईश्वर सिर्फ एक दर्जी नहीं है, वो एक ऐसी कहानी का खजाना है जिसने जिंदगी के सबसे घिनौने रूप देखे हैं। अब हम आते हैं उस क्रूर हकीकत की तरफ जिसे इतिहास में ब्यूटिफिकेशन कहा गया। शहर को सुंदर बनाने के नाम पर इमरजेंसी की सरकार ने गरीबों की झुग्गियां बुलडोजर चलाकर खत्म करने की शुरुआत की। ईश्वर और ओम जिस झोपड़ी में रहते थे वो उनकी जिंदगी का इकलौता ठिकाना था।
एक सुबह बिना किसी नोटिस के पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग आए और उनकी बस्ती को मलबे में तब्दील कर दिया। ईश्वर और ओम अब सच में सड़क पर थे। उनका सारा सामान, उनके सपने सब उस मलबे के नीचे दब गए। वे रातें फुटपाथ पर गुजारने लगे, जहां पुलिस उन्हें सोने नहीं देती थी। बेगर मास्टर जैसे किरदार यहाँ उभरते हैं, जो शहर के भिखारियों और लाचारों के बीच एक डरावना लेकिन जरूरी बैलेंस बनाकर रखते थे। ईश्वर और ओम को अब समझ आया कि शहर सिर्फ चमकदार नहीं है, यह शहर उन लोगों को निगल जाता है जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। दोनों को जब इस बात का पता चला तो पहले तो परेशान हुए। उसे अपने काम की चिंता थी। उसे डर था कि अगर उसके दर्जी नहीं आएंगे तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करेगी। लेकिन यहीं पर दीना के अंदर की औरत जागी। उसने देखा कि ईश्वर और ओम की हालत कितनी खराब है। जिंदगी की ठोकरें अक्सर अहंकार को तोड़ देती हैं। जब ईश्वर और ओम के पास रहने की कोई जगह नहीं थी तो दीना ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दीना ने उन्हें अपने फ्लैट के बरामदे में रहने की इजाज़त दे दी। ये उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। एक पारसी औरत का दो दलित दर्जियों को अपने घर में पनाह देना। समाज और पड़ोसियों के ताने शुरू हो गए थे, लेकिन दीना अब इस सब के ऊपर उठ चुकी थी। वो दृश्य सबसे खूबसूरत है जब मानिक, ईश्वर, ओम और दीना पहली बार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो जो रसोई की दीवारें थीं, वो जो छुआछूत का डर था, वो सब उस सादे दाल चावल की खुशबू में कहीं खो गया। दीना ने महसूस किया कि ये लोग उसके दुश्मन नहीं है, बल्कि उसके हमसफर है। ईश्वर की समझदारी और ओम की शरारतें दीना के अकेलेपन को भरने लगी थी। मानिक को अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो अपना घर पहाड़ों में है। यहाँ रोहिंटन मिस्त्री यह समझाते हैं कि फाइन बैलेंस क्या है। ये दुख और सुख के बीच का वो संतुलन है जो हम अपनों के साथ मिलकर बनाते हैं। ये चारों सिर्फ अजनबी नहीं थे, वे एक अजीब लेकिन सच्चे परिवार में तब्दील हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, खुशियां इन चारों की तकदीर में शायद ज़्यादा देर तक नहीं लिखी थी। बाहर का माहौल दिन ब दिन और जहरीला होता जा रहा था। इमरजेंसी का वो काला कानून अब सीधे इनके दरवाजे तक पहुंचने वाला था। संजय गांधी की नसबंदी प्रोग्राम के नाम पर पुलिस सड़कों से गरीबों को उठा रही थी। ईश्वर और ओम जब भी काम से बाहर निकलते उनके मन में डर रहता कि कहीं कोई वैन न उन्हें उठा ले जाए। एक शाम जब ईश्वर और ओम बाजार गए थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। उन्हें एक ट्रक में भर दिया गया और जब ऐसे कैंपस में लाया गया जहां इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा था। यहाँ लेखक ने उस सिस्टम की नग्नता को दिखाया है जो आंकड़ों का पूरा करने के लिए इंसानों की गरिमा को कुचल रहा था। ईश्वर किसी तरह ओम को लेकर वहां से भाग निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन उस घटना ने उसके मन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि जिस फाइन बैलेंस को वो घर के अंदर महसूस कर रहे हैं, उसे बाहर की दुनिया किसी भी वक्त तहस नहस कर सकती है। दीना भी अब असुरक्षित महसूस करने लगी थी, क्योंकि उसका भाई नुस्वान और मकान मालिक उसे फ्लैट से निकालने की साजिश कर रहे थे। पार्ट 2 के अंत तक ये चारों अपनी छोटी सी दुनिया में एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उन्होंने गरीबी को देखा है, बेघर होने का दर्द को समझा है और एक दूसरे के आंसू को पोंछा है। लेकिन बाहर की हवाएं अब तूफान का रूप ले रही हैं। इमरजेंसी का शिकंजा अब कसने वाला है। ईश्वर और ओम को अपने गांव वापस जाना होगा, क्योंकि ओम की शादी की बात चल रही है। लेकिन क्या वो गांव वापस जाना उनके लिए सुरक्षित होगा? क्या दीना उनकी गैर मौजूदगी में अपनी दुकान संभाल पाएगी? अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां फाइन बैलेंस का टाइटल अपना असली और भयानक रूप लेता है, यानी कि पार्ट 3। पिछले 2 हिस्सों में हमने देखा कि कैसे 4 अजनबी एक टूटे हुए फ्लैट में एक नया परिवार बनाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सुकून बस एक छोटे से बुलबुले की तरह है जो कभी भी फूट सकता है। आगे हम पार्ट 3 का सफर शुरू करेंगे। दोस्तों, 1975 की इमरजेंसी ने भारत के लोकतंत्र पर जो दाग लगाया,
उसकी सबसे ज़्यादा कीमत उन लोगों ने चुकाई जो पहले से ही हाशिए पर थे। दीना के छोटे से फ्लैट में जहां अब तक ठहाके और कहानियां गूंजती थीं, वहां अब खौफ का बसेरा हो गया था। ईश्वर और ओम जब भी काम के लिए बाहर निकलते, उनके मन में एक ही डर था कि आज क्या हम सही सलामत घर लौटेंगे। शहर को साफ करने के नाम पर पुलिस सड़कों से भिखारियों और बेघरों को ऐसे उठा रही थी जैसे वो कचरा हो। एक दिन ईश्वर और ओम को पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें एक लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। यहाँ कोई कानून नहीं था, कोई अपील नहीं थी। उनसे दिन भर पत्थर तुड़वाए जाते, गंदा खाना दिया जाता और जरा सी गलती पर जानवरों की तरह पीटा जाता। दीना और मानिक घर पर इंतजार कर रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथी किस नर्क में हैं। यहाँ रोहिंटन में स्त्री हमें दिखाते हैं कि जब सत्ता अंधी हो जाती है तो वो सबसे पहले गरीबी की आज़ादी का गला घोटती है। किसी तरह लेबर कैंप से छूटने के बाद ईश्वर फैसला करते हैं कि अब शहर में रहना सुरक्षित नहीं है। साथ ही ओम अब जवान हो चुका था और ईश्वर चाहते थे कि उसका घर बस जाए। वे दोनों अपने पुश्तैनी गांव की ओर निकलते हैं। ईश्वर को लगा था कि शहर से दूर गांव में शायद शांति होगी, शायद वहां इमरजेंसी का असर कम होगा, लेकिन भाई वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। गांव में आज भी वही पुराना ठाकुर धर्मसिंह राज कर रहा था, वही आदमी जिसने ईश्वर के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। अब वो ठाकुर इमरजेंसी के नसबंदी प्रोग्राम का इंचार्ज बन चुका था। उसके पास अब सरकारी पावर थी। ईश्वर और ओम जब गांव पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बिल्कुल बदला सा है। लोगों के चेहरे पर दहशत थी। ठाकुर को जब पता चला कि वही चमार जिन्हें उसने गांव से भगाया था अब दर्जी बनकर वापस आए हैं, तो उसकी नफरत ने फिर भयंकर रूप ले लिया। उसे बदला लेना था और इस बार उसका तरीका और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपको इस सिस्टम से भरोसा उड़ जाएगा। ठाकुर धर्मसिंह ने पुलिस को रिश्वत दी और ईश्वर और ओम को टारगेट पूरा करने के लिए पकड़वा लिया। उन्हें गंदे नसबंदी कैंप में ले जाया गया। ईश्वर चिल्लाता रहा कि वो बूढ़े हो चुके हैं और ओम को भी अभी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। वहाँ जो हुआ वो सर्जिकल ऑपरेशन नहीं बल्कि एक कत्ल था। बिना किसी एनेस्थीसिया के गंदे औजारों से ओम की नसबंदी कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ठाकुर को की खुन्नस इतनी थी कि उसने डॉक्टर को इशारा किया कि ओम का कॉन्स्ट्रेशन करवा दिया, यानी उसे हमेशा के लिए नपुंसक बना दिया गया ताकि वो कभी बाप ना बन सके। ईश्वर की भी नसबंदी की गई, लेकिन गंदगी और लापरवाही की वजह से उनके पैरों में गैंग्रीन फैल गया। सोचिए, वो चाचा जो अपने भतीजे का घर बसाने आया था, वो अपने ही पैरों को खोने की कगार पर था, और वो जवान लड़का जिसके सपने थे उसे जिंदा लाश बना दिया गया। यहाँ लेखक ने उस दर्द को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है जिसे पढ़कर आपकी रूह तक कांप जाए। यह इमरजेंसी का वो घिनौना चेहरा था जो इतिहास की किताबों में कहीं छुपा सा दिया गया। उधर शहर में दीना की दुनिया भी बिखर रही थी। ईश्वर और ओम के बिना उसकी सिलाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। मकान मालिक ने उसे फ्लैट से निकालने के लिए गुंडे भेजे। उसका भाई नुस्वान उसे बार बार ताने दे रहा था कि उसके घर आ जाए और उसकी गुलामी करे। मानिक भी कॉलेज की राजनीति और शहर की कड़वाहट से टूट चुका था। दीना को अब समझ आ गया था कि फाइन बैलेंस
जो उसने बनाया था वो कांच की तरह टूट चुका है। वह हर दरवाजे की तरफ देखती कि शायद ईश्वर और ओम आज वापस आ जाए। उसे उनकी सिलाई की मशीन की आवाज़ याद आती, उनकी चाय की फरमाइश याद आती, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मानिक अपनी पढ़ाई पूरी करके दुबई जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसे अब इस देश से कोई उम्मीद नहीं थी। वह टूट चुका था। दीना फिर से वही अकेली विधवा बन गई थी, लेकिन इस बार उसके पास खोने के लिए वो यादें थी जो उसे हर पल तड़पा रही थी। इस पार्ट के अंत में हम देखते हैं एक ऐसा मंजर जो किसी भी इंसान का दिल तोड़ दे। ईश्वर के दोनों पैर गैंग्रीन की वजह से काटने पड़े। वो दर्जी जो कल तक मशीन पर पैर चलाकर कपड़े सिलता था, आज अपाहिज हो गया। ओम जो कभी शरारती था, अब एक खोखला इंसान बनकर रह गया। वो दोनों फिर से शहर लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार दर्जी बनकर नहीं, सोचिए, बल्कि एक भिखारी बनकर। उसी शहर में जहां उन्होंने कभी इज्जत की जिंदगी का सपना देखा था, आज हाथ फैलाने पे मजबूर थे। अब हम कहानी के उस पड़ाव यानी पार्ट 4 पर हैं, जिसने हजारों पाठकों की आंखों में आंसू ला दिए। पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे इमरजेंसी की क्रूरता ने ईश्वर और ओम की जिंदगी को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज बना दिया है। वह एक बाघ की तरह आजाद होने का सपना देखने वाले लोग नहीं रहे। वे बस एक फाइन बैलेंस यानी एक छोटा सा संतुलन तलाश रहे हैं, जिसे सिस्टम ने बेरहमी से तोड़ दिया है। अब हम पार्ट 4 में उस कड़वे सच के बारे में जानेंगे जो हमें बताता है कि वक्त कितना भी गुजर जाए, कुछ घाव कभी नहीं भरते। हम देखेंगे 1984 का भारत, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का मंजर और उन 4 दोस्तों का आखिरी अंजाम। क्या लगता है आपको, क्या होगा उनका आखिरी अंजाम? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान का सब कुछ छिन जाए, उसकी इज्जत, उसका हुनर, उसका शरीर, तो कैसे जीता है? ईश्वर और ओम शहर वापस आ गए थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में सिलाई की मशीन नहीं थी। क्या था? तो एक कटोरा भीख मांगने के लिए। ईश्वर के दोनों पैर गैंग्रीन की वजह से काटे जा चुके थे। वो दर्जी का भी काम अब नहीं कर पाता था। आज सड़कों पर रेंगने को मजबूर था। ओम जो कभी गुस्से से भरा और जवान था, अब एक पत्थर बन चुका था। उसके अंदर की सारी आग बुझ चुकी थी। वो ईश्वर के लकड़ी के फट्टे को खींचता और दोनों शहर के उन गलियों से भीख मांगते जहां उन्होंने कभी अपनी दुकान चलाने का सपना देखा था। लेकिन पता है सबसे दर्दनाक बात क्या थी? दीना का वो फ्लैट भी उसके हाथ से निकल चुका था। मकान मालिक और भाई नुस्वान की साजिशों ने उसे बेघर कर दिया। उसे हार मानकर अपने भाई के घर वापस जाना पड़ा। सोचिए, जहां वो एक विधवा बहन नहीं बल्कि एक बिन तनख्वाह वाली नौकरानी बनकर रहने वाली थी। वो फाइन बैलेंस पूरी तरह से बिखर चुका था। वक्त बीतता गया। साल आया 1984। इमरजेंसी की बातें अरसा हो गई थी, लेकिन देश में फिर से एक बार नफरत की आग भड़क उठी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए। यहाँ रोहिंटन मिस्त्री हमें दिखाते हैं कि कैसे राजनीति का एक और खौफनाक दौर मासूमों को निगल रहा था। मानिक कोहली जो दुबई में काम कर रहा था, उसने पिता की मौत के बाद इंडिया वापस आता है।
वो अब एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है, उसके पास पैसा है, रुतबा है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया की ज़मीन पर कदम रखता है उसे हर तरफ मौत और तबाही दिखती है। वो जिस टैक्सी में बैठता है उसके सिख ड्राइवर को उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया जाता है। मानक ये सब देखकर सुन्न सा पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि इस देश में कुछ नहीं बदला। वहाँ की पुलिस, वही जुल्म और वही बेगुनाहों का खून। मानिक का जो मानसिक संतुलन पहले से ही कमजोर था वो अब टूटने सा लगा था। मानिक दीना से मिलने पहुंचता है। दीना उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है। वो आज किस हाल में है? मानिक पूछता है, ईश्वर और ओम कहाँ हैं? दीना उसे कुछ नहीं बताती, बस उसे खाने के लिए बैठाती है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है, माँ कुछ खाने को दे दो। मानिक खिड़की से बाहर देखता है। उसे दो भिखारी दिखते हैं, एक अपाहिज आदमी और एक गंदा सा जवान लड़का जो अजीब तरीके से हंस रहा है। मानिक उसे पहचान नहीं पाता। दीना चुपचाप रसोई से बचा हुआ खाना निकालती है और उन्हें दे देती है। ईश्वर और ओम, हाँ वही भिखारी थे। दीना उन्हें आज भी पाल रही थी, चोरी छिपे। वो उन्हें अपना बेटा कहती थी। ईश्वर उसे दीना आंटी कहते थे। दीना ने मानिक को सच नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मानिक उन लोगों को इस हाल में देखे जिन्हें वो अपना आइडियल मानता था। लेकिन मानिक को सच्चाई समझ आ जाती है। वो टूट सा जाता है। उसे याद आता है कि वो समय जब वो चारों साथ बैठकर दावल चाल खाते थे, सब सपने बड़े थे। आज वो अपने उसी सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। मानिक को लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ एक बहुत भद्दा सा मजाक किया है। मानिक दीना के घर से निकलता है, लेकिन उसका दिमाग अब उसके काबू में नहीं था। उसे हर तरफ सिर्फ लाशें और चीखें सुनाई दे रही थी। उसे अपने पिता की मौत, वो जला हुआ टैक्सी ड्राइवर और ईश्वर और ओम का वो भिखारी वाला रूप बार बार याद आ रहा था। सब उसके आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि हो रहा हो। वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वो देखता है कि लोग अपनी अपनी धुन में भाग रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे महसूस होता है कि इस क्रूर दुनिया में बैलेंस बनाए रखना नामुमकिन सा है। वो सोचता है, क्या जीने का कोई मतलब है जहाँ सिर्फ दुख और अन्याय है? जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास आती है, मानिक एक आखिरी गहरी सांस लेता है और पटरियों पे कूद जाता है। मानिक, जो इस कहानी का सबसे मासूम हिस्सा था, जो हमें उम्मीद की रोशनी दिखाता था, उसने हार मान ली थी। उसने उस फाइन बैलेंस को बनाए रखने की बजाय खुद को खत्म करना बेहतर समझा। यह इस किताब का सबसे दुखद मोड़ है, जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। कहानी खत्म होती है दीना के साथ। उसे माना की मौत की खबर मिलती है। वो टूटती है, लेकिन बिखरती नहीं। वो फिर से अपने काम में लग जाती है। उसे पता है उसे ईश्वर और ओम को खिलाना है। वो अपना कलेजा पत्थर का करती है। किताब के आखिरी पन्नों में हम देखते हैं ईश्वर और ओम भीख मांगकर भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर अभी भी जोक्स सुनाता है और ओम अभी भी अब उस टूटी हुई दुनिया में खुश रहने का नाटक करता है। रोहिंटन मिस्त्री हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। और फाइन बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। उसका मतलब है कि तमाम दुखों, अन्याय और गरीबी के बावजूद ज़िंदगी के बोझ को मुस्कुरा कर ढोते रहना। दीना ने उस बोझ को उठाया, ईश्वर और ओम ने उस बोझ को उठाया। सिर्फ मानिक हार गया क्योंकि वो सेंसिटिव था। ये किताब हमें सिखाती है कि ज़िंदगी एक सर्कस के उस तार की तरह है
जिस पर हमें संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। अगर हम गिर गए तो खत्म, और अगर चलते रहे तो जीत। तो दोस्तों, ये थी फाइन बैलेंस, एक किताब जिसने इमरजेंसी और 1984 के उस काले दौर को हमारे सामने जिंदा कर दिया। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक घर है, खाना है और एक इज्जत की ज़िंदगी है। आपको क्या लगता है कि मानक का कदम सही था, या फिर दीना की तरह हर हाल में लड़ते रहना ही असली बहादुरी है? अपनी राय कमेंट में साझा करें, और इस सीरीज़ में अब तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और प्रभावशाली किताबों को आपके लिए समराइज़ करें, आपके लिए लाएं, तो इस चैनल द बुक योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली किताब की गहराई में। तब तक अपना फाइन बैलेंस बना कर रखिए। जय हिंद।